नमस्कार साथियों, आप सभी का दर्पण क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 10 2025-26 बैच के लिए जीव प्रक्रम से अपने शुरू किया था और इसका एक लेक्चर हो चुका है। आज हम जीव प्रक्रम का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो जो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 दे रखा है, चैप्टर नंबर जो 5 दे रखा है जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम की परिभाषा हमने देख ली थी कि ऐसे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से एक सजीव के अनुरक्षण का या सुरक्षा करने का कार्य करते हैं वो जीव प्रक्रम कहलाते हैं। और जीव प्रक्रम के अंदर अपन को 4 टॉपिक बड़े डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया था आपको पोषण के बारे में, दूसरा जो अपना टॉपिक था वो था श्वसन के बारे में, तीसरा जो डिस्कस करना है यहाँ पे वह परिवहन के बारे में करना है, और चौथा जो टॉपिक आपके दे रखा है वह आपको पढ़ना है उत्सर्जन के बारे में। ये सारे डिस्कस अपने चैप्टर जो लेक्चर आपका पहला था उसमें डिस्कस कर दिया था। यहाँ पर अपन पोषण के बारे में पढ़ रहे थे कि पोषण के आधार पर सजीवों को 4 भागों में बांटा गया, स्वपोषी, विषमपोषी, फिर उसके बाद में परजीवी और फिर उसके बाद में मर्तजीवी हो गया। स्वपोषी के बारे में अपने डिटेल से पढ़ लिया था जिसके अंदर अपने पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पढ़ा था। अब आगे अपना जो लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने आपको रंध्र के कार्य के बारे में डिस्कस किया था कि रंध्र के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो रंध्र के मैंने 2 कार्य बताए थे, एक तो गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना, प्रदान करना, और दूसरा जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर दूसरा जो मैंने कार्य बताया था वह बताया था कि अतिरिक्त जल को बाहर निकालना, अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। ये दोनों बातें अपन ने रंध्र के कार्य में पढ़ी थी, निकालना, ये वाले टॉपिक हमने बात की थी। अब इसके बाद में एक रंध्र की संरचना किस प्रकार से होती है हम आज से वह आगे स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रंध्र की संरचना। अब मैं रंध्र की संरचना की मैं बात करूं तो रंध्र 2 प्रकार के होते हैं। वह रंध्र दोनों दो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। रंध्र की क्रियाविधि के आधार पर, रंध्र की क्रिया विधि के आधार पर रंध्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो होता है खुला रंध्र, एक रंध्र होता है खुला रंध्र, और दूसरा जो होता है वो होता है बंद रंध्र, बंद रंध्र। तो यहाँ पर खुला रंध्र और बंद रंध्र की मैं बात करूं तो पहले मैं यहाँ पे एक हल्का सा आपको चित्र बना के बताता हूं कि किस प्रकार से खुला रंध्र और बंद रंध्र कार्य करता है। यहाँ पे आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, एक वृक्क के आकार की संरचना होती है एक किसी भी रंध्र की, जिसके अंदर ये दोनों जो होती है वो होती है द्वार कोशिकाएं। यह दोनों मिलकर द्वार कोशिकाएं बनाती है। रंध्र की संरचना की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो आपको ये पहली जो संरचना दिखाई देती है, यहाँ पर ये जो संरचना होती है वो होती है द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं। फिर उसके बाद में इसकी जो सतह होती है, इसकी सतह के पास में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र बोला जाता है। ये जो आपको इसकी सतह पे छोटे छोटे जो छिद्र दिखाई देते हैं इन छिद्रों को कहा जाता है रंध्र। ये वाले हो गए आपके रंध्र। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इसका नाम हो गया रंध्र। यहाँ पर भी सेम स्थिति होगी, यहाँ पर भी ये इसकी द्वार कोशिकाओं की जो सतह पे पाए जाएंगे इनको बोला जाएगा रंध्र। अब यहाँ पर जो मैं रंध्र की बात करूं तो ये जो आपको पहला जो चित्र दिखाई दे रहा है इस दोनों द्वार कोशिकाओं के बीच में आपको ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, ये रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। इस रिक्त स्थान को कहा जाता है वायुकोश। ये जो आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है वायुकोश।
ये वायु कोश होता है। और जहां पर वायु के कोश जो होगा उसका स्पेस अगर ज्यादा है, यहाँ पर जो आपको रंध्र की संरचना दिखाई दे रही है, इसके अंदर दोनों द्वार कोशिकाओं के बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, और ये जो गैप होता है वो दिन के समय होता है, अर्थात जो खुला रंध्र होता है। यह जो आपको पहले संरचना दिखाई दे रही है, यह हो गई आपके खुला रंध्र की, खुला रंध्र हो गया। और यहाँ पर जो आपको दोनों द्वार कोशिकाओं के बीच में स्पेस न के बराबर दिखाई दे रहा है या फिर बहुत कम दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो चित्र हो गया ये हो गया बंद रंध्र का, बंद रंध्र का। अब ये जो रंध्र होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से रंध्रों का कार्य किया जाता है। अब जैसे ही इन रंध्र के अंदर जल का कोई अणु प्रवेश करता है, जब इनके अंदर जल प्रवेश करता है तो जल प्रवेश करने के कारण ये दोनों द्वार कोशिकाएं फूल जाती है, और द्वार कोशिकाएं फूल जाने के कारण इनके बीच में स्पेस आ जाता है, और ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है यह कहलाता है खुला रंध्र। अब ये खुला रंध्र जो होगा वो होगा दिन के समय, दिन के समय। जबकि मैं बात करूं जो बंद रंध्र होता है, बंद रंध्र के अंदर ये दोनों द्वार कोशिका एक दूसरे के जस्ट पास में होती है, इसलिए ये जो बंद रंध्र होता है वो होता है रात के समय, रात के समय। यहाँ पर मैंने रंध्र की जो संरचना आपको बताई है, आपको समझ में आ गया होगा कि रंध्र दो प्रकार के होते हैं, एक खुला रंध्र होता है, एक बंद रंध्र होता है। खुले रंध्र की मैं बात करूं तो खुला रंध्र जो होगा वो होगा दिन के समय, और जब जब खुलने की स्थिति होगी दिन के समय, तब तब जाके इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है वो दिन के समय होती है, अर्थात खुला रंध्र भी दिन के समय होगा। जबकि मैं यहाँ पे बंद रंध्र की बात करूं तो बंद रंध्र के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, तो ये द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती है, और द्वार कोशिकाएं जब आपस में बंद हो जाती है वह रंध्र कहलाता है बंद रंध्र। तो आई होप आपको रंध्र की संरचना समझ में आ गई होगी। जो आपको ये वर्ग के आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है इनको द्वार कोशिकाएं बोला जाता है। अब यहाँ पर जो द्वार कोशिका की सतह पर जो आपको छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे हैं वह रंध्र कहलाते हैं, और इन दोनों द्वार कोशिकाओं के बीच में जब गैप हो, ये जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है ये दिन के समय होते हैं, अर्थात खुला रंध्र होता है वो दिन के समय होता है, और दिन के समय खुला रंध्र होने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। जबकि द्वार कोशिकाएं जब पास पास में होती है अर्थात रंध्र बंद हो जाते हैं तो इसको बंद रंध्र कहा जाता है, और ये होता है जो होता है वो रात के समय होता है। तो आपको रंध्र की संरचना समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपने लेक्चर 1 के अंदर पोषण के आधार पर जीवों को कैटेगरी में बांटा गया था, वो कैटेगरी कौन कौन सी थी एक बार अपन वापस देखते हैं। मैंने पोषण के आधार पर जीवों को 4 भागों के अंदर बांटा था। पहला जो आपकी कैटेगरी थी वो थी स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव। दूसरी जो कैटेगरी थी वह थी हमारी विषम पोषी जीव, विषम पोषी जीव। तीसरी कैटेगरी की मैं बात करूं तो हमारी जो होगी वो होगी परजीवी जीव, परजीवी जीव। और लास्ट जो कैटेगरी होगी वह होगी मर्तजीवी जीव, मर्तजीवी जीव। हमने स्वपोषी जीव को पूरा डिटेल से पढ़ लिया है। इसके अंदर पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, किस प्रकार से पेड़ पौधा अपने भोजन की प्रक्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, और इसके अंदर पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जो रंध्र होते हैं उनका क्या कार्य होता है, उनकी कैसी संरचना होती है, ये सारा का सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी में विषम पोषी जीव की मैं बात करूं तो विषम पोषी जीव की मैं बात करूं तो ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, वे सारे के सारे जीव जो होंगे वो विषम पोषी जीव कहलाएंगे। अर्थात यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, और अपना भोजन प्राप्त करने के लिए ये दूसरों से प्राप्त करेंगे। तो ये जो हो गया वो हो गया विषम पोषी जीव। अब विषम पोषी जीव के अंदर मैंने सबसे बड़ा जो उदाहरण बताया था वो बताया था, मैंने कहा मानव हो गया, और दूसरे जितने भी जीव जंतु हो गए, मानव जितने भी जीव जंतु हो गए वो सारे के सारे विषम पोषी की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पेड़ पौधों से या स्वपोषी जीव से करते हैं। अब इसके अंदर जो मानव के अंदर भोजन की या पोषण की प्रक्रिया होती है इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि विषम पोषी जीव कहते हैं किससे है,
तो ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं वह सारे के सारे विषम पोषी जीव कहलाएंगे। अगली मैं बात करूं परजीवी जीव की, तो परजीवी जीव की मैं करूं तो ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अपना भोजन प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर दूसरे जीवों पर निर्भर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं परजीवी जीव कहलाते हैं। परजीवी जीव कहलाते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात जब तक पहला जीव जीवित रहेगा तब तक तो ये अपना जीवन जीवते रहेंगे, और जैसे ही पहले जीव या फिर इनके भोजन का जो स्रोत होता है वो समाप्त हो जाता है तो ये भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए परजीवी जीव की जो परिभाषा हो गई, ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो सारे के सारे परजीवी जीव कहलाते हैं। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो हमारे जो बालों के अंदर जो पाई जाती है उसको जौंक बोला जाता है। तो जौंक जब तक हम जीवित हैं, अर्थात जब तक हमसे भोजन मिलता रहेगा तब तक जौंक जीवित रहेगी, और जैसे ही किसी जीव की मृत्यु होगी तो जौंक भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए जौंक जो हो गई वो परजीवी जीव हो गई। दूसरी में बात करूं तो जौंक हो गई आपके परजीवी जीव के बारे में। अब अगले में बात करूं इस परजीवी जीव के अंदर तो एक और उदाहरण पढ़ा जाता है अमरबेल का। अमरबेल की जो जड़ें होती है वो दूसरे पेड़ की जड़ों के साथ में अटैच रहती है, और जब तक वहां से उसको भोजन की प्राप्ति होगी तब तक ये जो होगी अमरबेल जीवित रहेगी। अर्थात परजीवी के अंदर आपको जौंक और अमरबेल का उदाहरण ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में मैं मर्त्यजीवी की बात करूं तो ऐसे जीव जो अपना भोजन अपना भोजन सड़े गले सड़े गले पदार्थों से सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं करते हैं मर्द जीवी जीव कहलाते हैं। जैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो सारे के सारे कौन से जीव कहलाएंगे, मर्त्यजीवी जीव कहलाएंगे। और इसके अंदर जो उदाहरण होंगे वो हो गए आपके कवक हो गए। कवक में मैं बात करूं तो कवक के अंदर मशरूम हो गए आपके, ठीक है। पेनिसिलियम की मैं बात करूं तो पेनिसिलियम भी इसका उदाहरण हो जाएगा, पेनिसिलियम हो गया। और मैं उदाहरण की बात करूं तो जो राइजोपस होता है वह भी अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। तो ये सारे के सारे जो जीव हो जाएंगे वो मर्त्यजीवी जीव हो जाएंगे। मर्त्यजीवी जीव की मैं परिभाषा की बात करूं तो ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो सारे के सारे मर्त्यजीवी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कवक, मशरूम, पेनिसिलियम और राइजोपस हो गया, ये सारे के सारे मर्त्यजीव की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पोषण के आधार पर स्वपोषी जीव को अपने लेक्चर 1 के अंदर पूरा डिस्कस कर दिया था। विषम पोषी जीव के बारे में, परजीवी जीव के बारे में और मर्त्यजीवी जीव के बारे में मैंने यहाँ पे परिभाषा लेके ली है। अब मैं बात करूँ तो विषम पोषी जीव के अंदर जो ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं वो सारे के सारे विषम पोषी जीव कहलाते हैं। मानव के अंदर आपको चारों घटनाएं पढ़ती है, आपको पोषण भी पढ़ना है, आपको श्वसन भी पढ़ना है, उत्सर्जन और परिवहन पढ़ना है। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक आपको इसके बीच में ये पढ़ना है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अमीबा में पोषण की क्रियाविधि। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अमीबा में पोषण की क्रियाविधि। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अमीबा में पोषण की क्रियाविधि।
अब अमीबा में मैं पोषण की क्रियाविधि की मैं बात करूं तो सबसे पहले अमीबा के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा जो होता है वह होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और ये अपना लगातार आकार बदलता रहता है, इसलिए जो इसका आकार होता है वो होता है अनिश्चित, अनिश्चित आकार होता है, या फिर कह सकते हैं अनियमित आकार, अनियमित आकार। अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं, अर्थात इसका पूरा जो शरीर होता है वो एक कोशिका का बना होता है, इसलिए एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। इसके अंदर चाहे पोषण की बात करें, चाहे श्वसन की बात करें, उत्सर्जन या परिवहन की बात की जाए तो सारी की सारी एक कोशिका के द्वारा होता है। क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है इसलिए इसके अंदर अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग नहीं पाए जाते हैं। यह एक ही कोशिका या एक ही अंग के द्वारा सारे के सारे कार्य करता है, इसलिए अमीबा को जो कैटेगरी में रखा गया है वह रखा गया है एक कोशिकीय जीव। अब मैं बात करूं अमीबा में पोषण की क्रियाविधि, तो किस प्रकार से, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये अमीबा का चित्र हो गया, जिसमें सबसे सेंटर में इसके पाया जाता है एक केंद्र। अब इसके अंदर जो आपको ये बार वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यह जो संरचना होती है इसको बोला जाता है कूटपाद, या इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है पादाप। अर्थात इसी कूटपाद या पादाप के द्वारा अमीबा में गति होती है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि अमीबा के अंदर गति किस प्रकार से या वो किस प्रकार से आगे की तरफ गति कर पाता है, तो कूटपाद या पादाप की सहायता से वो गति करता है। अब कोई भी जो भोजन का कण हो गया, मैंने मान लिया ये भोजन का कण हो गया, भोजन का कण। अब जैसे ही कोई भोजन का कण इस अमीबा के संपर्क में आएगा तो ये अमीबा इस कूटपाद या पादाप के द्वारा इस भोजन के टुकड़े की तरफ गति करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही भोजन का कोई कण अमीबा के संपर्क में आता है तो ये भोजन के कण को प्राप्त करने के लिए कूटपाद या पादाप के द्वारा उस भोजन की तरफ गति करता है। तो सेकंड जो कंडीशन होती है, अब सेकंड कंडीशन में यह इस भोजन के चारों ओर एक खाद्य जालिका बना देगा। इस खाद्य रिक्तिका या फिर बोला जाता है ये अमीबा की आकृति होगी, और दूसरी कंडीशन में भोजन का जो टुकड़ा होगा वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। अर्थात अमीबा ने इस भोजन के कण की तरफ गति की कूटपाद या पादाप के द्वारा, और दूसरी कंडीशन के अंदर यहाँ पर इसके चारों ओर एक संरचना बना लेगा। ये जो संरचना होती है, ये जो संरचना होती है वह इसी पादाप के द्वारा बनती है। तो सेकंड कंडीशन जो हो गई अमीबा की, यह अमीबा इस भोजन के टुकड़े की तरफ गति कर देता है। तीसरी कंडीशन की मैं बात करूं तो तीसरी कंडीशन में यह जो भोजन का टुकड़ा होगा, इस भोजन के टुकड़े को यह अमीबा जो होगा, ये जो अमीबा होगा, ये जो अमीबा होगा इसके चारों ओर एक खाद्य रिक्तिका बना लेगा। इसका जो नाम होगा वो होता है खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। अर्थात जो भोजन का कण होता है वो अमीबा के द्वारा जब अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है तो वो भोजन का टुकड़ा कहाँ चला जाता है, खाद्य रिक्तिका में चला जाता है, और खाद्य रिक्तिका के अंदर ही भोजन का पाचन हो जाता है। और एंड में जो अगली कंडीशन जो आती है वो अमीबा की, उसके अंदर ही इसकी कंडीशन जो होती है वो नॉर्मल या सामान्य हो जाती है, अर्थात इसमें भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। मैं बात करूं अमीबा में पोषण की क्रियाविधि की, तो अमीबा इस भोजन के कण की तरफ गति करता है। गति करने के लिए इसके अंदर कूटपाद या पादाप पाए जाते हैं। कूटपाद या पादाप की सहायता से यह भोजन की तरफ गति करता है और इसके चारों ओर एक गोल घेरा बना लेगा। अब इस गोल घेरे को जो कहा जाता है, गोल घेरे के बाद में ये कूटपाद या पादाप के द्वारा जैसे ही गोल घेरा बनाता है तो इसके बाद में ये भोजन का टुकड़ा खाद्य रिक्तिका में चला जाता है, जहां पर भोजन की पूर्णतः क्रिया हो जाती है, पाचन की क्रिया हो जाती है और अमीबा अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। तो आपको अमीबा में पोषण की क्रियाविधि समझ में आ गई होगी। पहले स्टेप के अंदर यह भोजन के कण के संपर्क में आएगा, दूसरी कंडीशन में यह कूटपाद या पादाप के द्वारा इस भोजन के टुकड़े की तरफ गति करेगा। तीसरी कंडीशन की मैं बात करूं तो यह इस भोजन के टुकड़े को खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करवा देगा। और एंड वाली जो कंडीशन आपको चौथी दिखाई दे रही है, इसके अंदर यह अमीबा पूर्णतः इस भोजन के टुकड़े का पाचन कर लेगा। आई होप आपको ये वाली सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।
अब हमारा जो आगे का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वह होगा मानव में पोषण। तो अगली जो अपनी हेडिंग होगी वह होगी मानव में पोषण। मानव में पोषण। अब पोषण की परिभाषा के मैं बारे में पहले लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि पोषण कहते किसे है। तो पोषण की मैं परिभाषा की बात करूं तो ऐसे भोजनीय पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ पदार्थ जिनसे जिनसे सजीव को सजीव को ऊर्जा की ऊर्जा की प्राप्ति प्राप्ति होती है, पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनसे सजीव को ऊर्जा की प्राप्ति होती है वह क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और मानव में पोषण के लिए, मानव में पोषण के लिए मैं बात करूं तो पोषण के लिए मानव के अंदर पाया जाता है पाचन तंत्र। अर्थात आपको पहला जो टॉपिक पढ़ना है मानव पोषण के अंदर, वह पढ़ना है आपको पाचन तंत्र के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा कि मानव में पोषण की प्रक्रिया के लिए एक सिस्टम या एक तंत्र पाया जाता है और इस तंत्र के अंदर अलग अलग अंग पाए जाते हैं और उन सभी अलग अलग अंगों का अलग अलग काम होता है, इसलिए मानव में पोषण के लिए पाया जाएगा पाचन तंत्र। अब हम इसको डिस्कस और पूरे डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे कि पाचन तंत्र के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। अब पाचन तंत्र की मैं बात करूं तो पाचन तंत्र के अंग जो होते हैं, इसके अंदर सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मुख के बारे में। दूसरा जो पढ़ना है वह आपको पढ़ना है ग्रसनी के बारे में। तीसरा जो आएगा वो आपके वह आएगा ग्रासनाल। चौथा अंग जो आपको यहाँ पे पढ़ना है वह पढ़ना है आमाशय। आमाशय के बाद में आपको अगला जो अंग पढ़ना है वो पढ़ना है छोटी आंत। छोटी आंत, फिर उसके बाद में बड़ी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, और बड़ी आंत के बाद में आपको मलाशय, मलाशय, और उसके बाद में आपको पढ़ना है मल द्वार। और इस मल द्वार का एक दूसरा नाम जो होता है वो होता है गुदा। अर्थात आपको कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंग आपको पाचन तंत्र के अंदर पढ़ने हैं। अर्थात ये सारे अंग मिलकर ही पाचन तंत्र बनाते हैं और इस पाचन तंत्र के द्वारा मानव के अंदर पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे पाचन की परिभाषा। अगर मैं पाचन की परिभाषा की मैं बात करूं तो भोजन के बड़े बड़े भोजन के बड़े बड़े अणुओं का, भोजन के बड़े बड़े अणुओं का छोटे 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 अणुओं में, छोटे छोटे अणुओं में टूटने की प्रक्रिया, टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। पाचन कहलाती है। अर्थात भोजन के बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अर्थात आपके मुख में भोजन लेने के बाद में अगर भोजन के बड़े बड़े जो अणु हैं, ये भोजन के जो बड़े बड़े अणु हैं, इन भोजन के बड़े बड़े अणुओं का भोजन के छोटे छोटे अणुओं में जो टूटने की जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पाचन। समझ में आ गया होगा कि जब भोजन के बड़े अणु, जो जैसे हम भोजन मुख के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद में इन भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है और भोजन के बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटने की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी पाचन। अब इस पाचन के लिए हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र पाया जाता है और इस पाचन तंत्र के अंदर अनेक अंग पाए जाते हैं। पहला मुख हो गया, दूसरी ग्रसनी हो गई, तीसरा ग्रासनाल हो गया, चौथा आमाशय हो गया, पांचवा जो हो गया छोटी आंत,
छठे की मैं बात करूँ तो बड़ी आंत होगी, फिर मलाशय और मल द्वार। इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। अब इसको डिटेल से पढ़ने से पहले हमें पाचन तंत्र का चित्र पता होना चाहिए कि किस प्रकार से पाचन तंत्र का चित्र बनता है। अब जो अभी अपने पाचन तंत्र के अंगों की बात की थी, पाचन तंत्र के भाग, अब पाचन तंत्र के भागों की जो बात की थी उसके अंदर जो पहला भाग जो अपना था वह था मुख। मुख था। मुख के बाद में दूसरा जो भाग था वो था ग्रसनी। तीसरे भाग की मैं बात करूं तो तीसरा जो भाग है वो है ग्रासनाद। चौथे भाग की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आमाशय। आमाशय। पांचवें भाग की मैं बात करूं तो यहाँ पर छोटी आंत। छोटी आंत। अगले भाग की मैं बात करूं तो आपके हो जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत। फिर आपके आ जाएगा मलाशय। मलाशय। और उसके बाद में अगला जो भाग आ जाएगा वो आ जाएगा आपके मल द्वार, या फिर इसका दूसरा जो नाम होगा वो गुदा होगा। अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपकी चर्चा करूं तो मुख की मैं बात करूं तो सबसे पहले पाचन तंत्र की प्रक्रिया में एक मानव के द्वारा सबसे पहले या सर्वप्रथम जो भोजन को ग्रहण किया जाता है वह किया जाता है मुख में। अर्थात पाचन तंत्र की क्रियाविधि जैसे ही शुरू होती है तो सर्वप्रथम मानव के द्वारा भोजन को मुख में प्रवेश करवाया जाता है। तो पाचन तंत्र का जो पहला भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके मुख। अब इस मुख में जाने के बाद में आपको खुद को पता होना चाहिए कि हम दांतों के द्वारा उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो हमारे मुख के अंदर सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है दांत। कहते हैं हमारे दांत आते हैं। फिर उसके बाद में दांत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद में उस भोजन को चिकना बनाया जाता है। और उस भोजन को चिकना बनाने के लिए हमारे मुंह के अंदर एक और अंग पाया जाता है या भाग पाया जाता है जिसको बोला जाता है लार। अब वो लार जैसे ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन छोटे छोटे टुकड़ों के साथ मिल जाती है और भोजन को कैसे बना देती है, चिकना बना देती है। और भोजन को चिकना बनाने के लिए उस भोजन को ठहरना भी जरूरी होता है। तो उस भोजन का ठहरना या जो ठहरा होता है वह ठहरा होता है जीभ के ऊपर। अर्थात आपको पाचन तंत्र का जो पहला भाग है मुख, मुख के अंदर आपको 3 भाग पढ़ने, दांत, लार और जीभ। इन सब का भी मैंने छोटा सा कार्य बताया था कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में जो तोड़ा जाता है वो तोड़ा जाता है दांत के द्वारा। लार उस भोजन को चिकना बनाती है और भोजन को सत्ता प्रदान करने का जो काम किया जाता है वो किया जाता है जीभ के द्वारा। अब जैसे ही मानव के द्वारा भोजन को मुख में लिया जाता है तो यहाँ पर पहली जो प्रक्रिया आती है वो आती है अंतर्ग्रहण। कौन सी प्रक्रिया आती है? अंतर्ग्रहण आती है। अर्थात मानव द्वारा भोजन को मुख में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। मैं यहाँ परिभाषा लिख रहा हूं, मानव द्वारा भोजन को भोजन को भोजन को मुख में लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतर्ग्रहण कहलाती है। मानव द्वारा जैसे ही भोजन को मुख में लिया जाता है तो यहाँ पर जो ये प्रक्रिया जो कहलाएगी वो आपके अंतर्ग्रहण कहलाएगी। अंतर्ग्रहण के दौरान भोजन मुख में प्रवेश कर जाता है जहाँ पे दांत के द्वारा उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर उस भोजन को चिकना बनाने के लिए उसमें लार मिल जाती है और उस भोजन को सतह या फिर सतह प्रदान करने के लिए उसके अंदर जीभ पाई जाती है। अब जैसे ही मुख का कार्य पूरा होता है तो ये सारा का सारा जो भोजन होता है वो इस ग्रसनी के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब ये जो ग्रसनी होती है वह हमारे दो भागों का एक कॉमन बिंदु होती है या उभय अंग बोला जाता है। ये जो उभय अंग होता है वो होता है भोजन नली और श्वास नलिका। भोजन नली और श्वास नली, इन दोनों का जो उभय अंग होता है, इस उभय अंग का जो नाम है वह है आपकी ग्रसनी। ग्रसनी भोजन नली और श्वास नली का उभय अंग होती है। अर्थात इन भोजन नली और श्वास नली के सेंटर में एक कॉमन पॉइंट पाया जाता है, कॉमन अंग पाया जाता है। इस कॉमन अंग का जो नाम होता है वो होता है ग्रसनी।
ग्रसनी का कार्य ये होता है कि जैसे ही भोजन मुख से ग्रसनी में प्रवेश करता है तो वह उस भोजन को भोजन नली में प्रवेश करवाती है और उस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। अब कभी कभार जब हम जल्दबाजी में जब भोजन कर देते हैं तो भोजन के कुछ कण श्वास नली की बजाय भोजन नली की बजाय श्वास नली में प्रवेश कर जाती है और श्वास नली में प्रवेश करने के कारण वह भोजन के जो कण होते हैं वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और फेफड़ों में प्रवेश करने के कारण वह फेफड़े उस भोजन के कण को इग्नोर कर देते हैं और वो उसी श्वास नली से वापस आ जाते हैं, इसलिए हमें हिचकी आती है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी हम डिटेल करेंगे, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ग्रसनी भोजन नली और श्वास नली का उभय अंग होता है जहां पर भोजन को भोजन नली में प्रवेश करवाया जाता है और श्वास नली में जाने से उसको रोका जाता है। इस उभय अंग का जो नाम होता है वह नाम होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, इस उभय अंग का जो नाम होता है वो होता है एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस एक ढक्कन का काम करता है और ढक्कन का काम इस प्रकार से करता है कि जैसे ही भोजन आता है तो उस भोजन को भोजन नली में प्रवेश करवा दिया जाता है और श्वास नली को वहां पर ढक दिया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है। अब आज की क्लास में इतना ही। जो भोजन पाचन तंत्र के सारे जो आपको भाग दिखाई दे रहे हैं इनको हम अगले वाले लेक्चर में पूरा डिटेल से विद चित्र के साथ में, डायग्राम के साथ में पढ़ेंगे, आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा। अभी मैंने सिर्फ बेसिक बताया कि पाचन तंत्र के अंदर आपको कौन कौन से भाग पढ़ने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का थैंक यू। आप हमारे इस दर्पण क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और साथ साथ में जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने पढ़ा है उस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का जो PDF हैंड रिटन जो नोट होंगे वो हमारे दर्पण क्लासेज जोधपुर के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी यूट्यूब के आपके बायो में, जो आपका ये जो वीडियो है इसके बायो में मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उसकी लिंक में भी पता कर सकते हैं। तो आज ही आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।